सुबह कैदियों को पता चला कि मोटे आदमी की मौत अस्पताल में उसकी चोटों के कारण हो गई है। क्योंकि जेल का डॉक्टर रात की दूरी के लिए बाहर गया हुआ था और वह उस आदमी का नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई उसे अपने काम से मतलब रखने को कहता है। 1 महीना बीत जाता है और एक दिन वह रीड के पास जाता है, ये सुनने के बाद कि वह चीज़ों को तस्करी करके वर्तमान में ला सकता है। वह रीड से एक पत्थर का हथौड़ा लाने के लिए कहता है और कहता है कि वह जीत गया। ये पत्थरों को इकट्ठा करने और तराशने के अपने शौक को आगे बढ़ाने के लिए रीड को आश्चर्य होता है कि क्या वह हथौड़ा का इस्तेमाल इंजीनियर और भागने के लिए करना चाहता है, लेकिन वह सुझाव को हंसी में उड़ा देता है, इसलिए रीड आदेश स्वीकार करता है। लेकिन साथ ही एंडी को इस बारे में चेतावनी भी देता है। बोक्स की अगुवाई वाली बहनें जो अन्य कैदियों पर हमला करती है, जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि बोक्स का एंडी पर पहली 2 रातों के दौरान बड़ा क्रश है। कार्सन राशन और वह अपना अधिकांश समय कपड़े धोने में काम करने में बिताता है। बहनों में बोक्स से लड़ रहे हैं। कठिनाइयों के बावजूद वह रीड के साथ अपनी दोस्ती में सांत्वना पाता है। वे अपना समय और बातचीत अपनी आशाओं और सपनों को साझा करते हुए बिताते हैं। जब जेल की इमारत की छत को तार करने के लिए एक नौकरी की रिक्ति की घोषणा की गई है, रीड एंडी को पाने के लिए कुछ तार खींचे और एक दिन काम पर अन्य दोस्त भी थे और उसने सुना कि जैसे आने वाली विरासत के लिए करों का भुगतान करने के बारे में शिकायत करना। एक बैंकर के रूप में अपने व्यापक अनुभव का उपयोग करते हुए वह हेडली को सलाह देता है कि वह अपने पैसे को अपनी पत्नी के लिए एक बार के उपहार में बदलकर आईआरएस से बचाए रखे। वह अपने साथी कैदियों के लिए ठंडी बियर के बदले में कागजी कार्रवाई दाखिल करने में उसकी मदद करने की भी पेशकश करता है। अभिमानी कप्तान पहले तो क्रोधित दिखाई देता है, लेकिन देखने और खुफिया जानकारी के बाद वह समय के साथ सौदे के लिए सहमत हो जाता है और वह जेल में सभी के साथ अच्छे संबंध बनाता है, जिससे वह अधिक सहज और आश्वस्त हो जाता है। वह पढ़ना भी शुरू कर देता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। कुछ समय बाद वह एक और अजीब मांग के साथ रीड के पास जाता है कि आप अभिनेत्री रीटा हैवर्थ की पोस्ट का जवाब दें। रीड निश्चित रूप से इससे थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ पूछे सहमत हो जाता है। मुझे लगता है कि वह नशे में थी 40 के दशक में बाद में, और वह बहनों से मिलता है जो फिर से खुद को उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह आत्मविश्वास से उन्हें चुनौती देता है कि वह मरने से नहीं डरता। उसने धमकी भी दी कि अगर वे आते हैं तो वह उनकी मर्दानगी को काट देगा उसके करीब आने पर। आपके बारे में, आपकी बहनों के बारे में। उसकी हिम्मत देखकर वे हैरान हो जाती हैं और इसलिए वे परीक्षण के खिलाफ निर्णय लेती हैं। हालांकि वे उसे पीट कर मार देती हैं। उसे महीनों तक अस्पताल में रखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप बोग्स को एकांत कारावास दिया जाता है और जब वह बाहर आता है तो उसे हेडली और उसके आदमी द्वारा पीटा जाता है। पिटाई इतनी गंभीर होती है कि वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाता है और उसे जेल के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बॉक्स गिरोह के सदस्य भी आगे बढ़ जाते हैं और एंडी को हमेशा के लिए अकेला छोड़ देते हैं। जब एंडी को अस्पताल से रिहा किया जाता है तो उसे स्कॉट डबल का एक गुच्छा उपहार में दिया जाता है। फॉक्स और रीटा हैवर्थ का एक विशाल पोस्टर जल्द ही वार्ड और सैमुअल नॉर्टन एंडी के कौशल के बारे में जान जाते हैं और उससे मिलने के लिए एक आश्चर्यजनक बिक्री निरीक्षण का उपयोग करते हैं। वह पाता है कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं और अपने पसंदीदा बनाम पर चर्चा करता है, क्योंकि गार्ड अवैध रूप से कुछ भी नहीं मिलने के बाद तस्करी के सामान के लिए सेल को उल्टा कर देते हैं। नॉर्टन एंडी को बाइबल पढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि मोक्ष भीतर है। बाद में उसे पता चलता है कि उसे जेल के पुस्तकालय में एक सहायक के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। वृद्ध कैदी ब्रुक्स उसे रोकते हैं। बदले में वह जेल के गार्डों को वित्तीय सलाह देता है और उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने में मदद करता है। काश मैं एंडी के साथ जेल में होता। एक दिन उसे जेल की लाइब्रेरी का विस्तार करने का विचार आता है ताकि अन्य कैदियों को अपने क्षितिज को व्यापक बनाने में मदद मिल सके। नॉर्टन की सलाह आइस वह हर सप्ताह पत्र लिखकर मुख्य राज्य सीनेट से धन मांगता है। समय के साथ वह इतना लोकप्रिय हो जाता है कि अन्य जेलों के गार्ड भी जब शॉशैंक में अंतर जेल बेसबॉल टूर्नामेंट के लिए आते हैं तो उसकी सेवा लेते हैं और वह नॉर्टन का निजी वित्तीय सलाहकार भी बन जाता है। एक दिन ब्रुक्स पर कुछ हावी हो जाता है और वह एक कैदी को बंधक बना लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है और खुलासा किया कि ब्रुक्स 50 साल सलाखों के पीछे रहने के बाद शॉशैंक जेल से रिहा होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता की वास्तविकता उसके सामने आती है, वह खुद को बाहरी दुनिया से निपटने में असमर्थ पाता है। वह आखिरी बार भयभीत और अकेला महसूस करता है। उसे यकीन है कि वह कभी भी बाहरी जीवन के अनुकूल नहीं हो पाएगा। वह एकमात्र जीवन से चिपके रहने की हताश कोशिश में है।
वह हमेशा से जानती है कि ब्रूक्स किसका सहारा लेता है। कठोर कदम उठाते हुए एक साथी कैदी को बंधक बना लिया, लेकिन अराजकता के बीच में वह आगे बढ़ता है और ब्रूक्स को शांत होने के लिए मना लेता है। वह उसे याद दिलाता है कि जेल से परे अभी भी एक पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। बाद में वह रेड के साथ घटना पर चर्चा करता है और लैडर टिप्पणी करता है कि ब्रूक्स 50 साल जेल में बिताने के बाद संस्थागत हो गया है। शॉशैंक वह अनिवार्य रूप से अपने शेष जीवन के लिए एक कैदी बनने के लिए तैयार हो गया है और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ है। रीड कहता है कि ये दीवारें मज़ेदार हैं। पहले आप उससे नफरत करते हैं, फिर आप इसके आदी हो जाते हैं। पर्याप्त समय बीतने पर आप इस पर निर्भर हो जाते हैं। मैं अगले दृश्य में हूँ। ब्रूक्स को अंततः जेल में रहने की इच्छा के बावजूद पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, वह अंदर देखता है। ऊंची इमारतें और हलचल भरी भीड़ अचानक पर्यावरण के परिवर्तन से अभिभूत महसूस कर रही है। उसके पास कोई परिवार या दोस्त नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा है। कोई जगह नहीं है जिसे वह घर कह सके और जीने का कोई उद्देश्य नहीं है जो उसके लिए उसकी पुरानी दिनचर्या के रूप में परिचित है। एक कैदी की दिनचर्या और शॉशैंक जेल की यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं, जो किसी परिचित चीज से चिपके रहने के लिए बेताब है। ब्रूक्स एक स्थानीय सुपरमार्केट में नौकरी करता है, लेकिन वह खुद को बाहरी दुनिया की तेज गति और मांगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता हुआ पाता है। उसके आसपास के लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं और व्यवहार करते हैं और वह उनके तरीकों को समझ नहीं पाता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, ब्रूक्स का अवसाद गहराता जाता है और वह अपने भविष्य के बारे में अंततः निराश महसूस करने लगता है। भारी भावनाओं से निपटने में असमर्थ रॉक्स अकल्पनीय कार्य करता है। एक संदेश पीछे छोड़ते हुए ब्रूक्स यहाँ थे। बीम पर 6 लंबे और कठिन वर्ष बीत गए और राज्य विधानमंडल को पत्र लिखने की दृढ़ता ने आखिरकार जेल को पुस्तकालय के विस्तार के लिए $200 दिए। साथ ही पुरानी और फटी हुई पुस्तकों और फोनोग्राफ रिकॉर्ड का संग्रह भी दिया और उन्हें सबसे अधिक की एक प्रति मिली। फिगारो की शादी को सॉर्ट करता है। इस संगीत की उत्कृष्ट कृति को अपने साथी कैदियों के साथ साझा करने का दृढ़ संकल्प करता है। एंडी एक जोखिम भरी योजना है। जबकि वार्डन के कार्यालय में काम करते हुए वह गार्ड को वॉशरूम में बंद करने के अवसर के रूप में देखता है। जेल के लाउड स्पीकर सिस्टम पर रिकॉर्ड बजाता है, क्योंकि ओपेरा के नोट्स जेल की बासी हवा में भर जाते हैं। एक असाधारण घटना होती है। कैदी और सबसे खतरनाक अपराधी संगीत की सुंदरता से अभिभूत हो जाते हैं। यहाँ तक कि गार्ड भी प्रदर्शन की शक्ति पर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाते। दुर्भाग्य से और उनकी अवज्ञा का कार्य किसी का ध्यान नहीं जाता है और उन्हें 2 सप्ताह के लिए एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है। सजा के बावजूद वह अपने इस विश्वास पर अडिग रहा कि उम्मीद ही जीवित रहने की कुंजी है, और उसने लड़के को जाने नहीं दिया। शशांक की क्रूर परिस्थितियों ने उसे कुछ समय बाद तोड़ दिया। 30 साल तक जेल में रहने के बाद एक और पैरोल सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ और सौभाग्य से अधिकारियों ने उसे खुश करने के लिए एक बार फिर उन्हें अस्वीकार कर दिया और उसने उसे 30 साल की सजा सुनाई। बदले में उसने उसे मर्लिन मुनरो का एक विशाल पोस्टर दिया, जो उसके 10 साल के स्मरणोत्सव के लिए था। यहाँ तुम जाओ, तुम विकृत उनके पीछे। मोज़ार्ट घटना राज्य ने एंडी को पुस्तकालय का विस्तार करने के लिए $500 का बजट दिया। अल्प निधि का बुद्धिमानी से उपयोग किया और मेन में सर्वश्रेष्ठ जेल पुस्तकालय बनाने के लिए पुस्तक क्लबों और दान के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए और इसे स्वर्गीय ब्रो के नाम पर रखा। बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ, और वह उन कैदियों को पढ़ाना शुरू कर देता है जो अपने हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वे जेल से रिहा होने पर अच्छी नौकरी पा सकें। इस बीच वार्ड और अपने ज्ञान और बैंकिंग विशेषज्ञता का शोषण करके खुद को समृद्ध करता है। जल्द ही वह कैदियों को सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सस्ते मजदूर बनाने के लिए मजबूर करके लाभ कमाना शुरू कर देता है, जिसे वह आसानी से जीत लेता है। अपने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर नॉर्टन की गलत तरीके से अर्जित संपत्ति को कानून से छिपाया और उसने एक काल्पनिक व्यक्ति की पहचान का उपयोग करके कई बैंकों में खाते खोले, रैंडल स्टीवंस, जो केवल कागज पर मौजूद है, और उसने सिस्टम और पुरुष आदेशित रूपों के अपने व्यापक ज्ञान के साथ इस नकली उपयोगकर्ता को बनाया। हालांकि रैंडल स्टीवंस वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं है। उसके पास जन्म प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस है। योजना बनाना मूर्खतापूर्ण है, और यदि कानून कभी मामले की जांच करता है तो वे एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करेंगे जो केवल कागज पर मौजूद है। फिल्म फिर रात को तेजी से आगे बढ़ती है। हाँ, 65 टॉमी नामक एक युवक को शॉशैंक में 2 साल की सजा सुनाई गई, जो कि तोड़-फोड़ और घुसपैठ के लिए है। टॉमी एक मजेदार और करिश्माई आदमी है। वह 13 साल की उम्र से जेल में आता जाता रहा है। वह जल्द ही एंडी और रीड से दोस्त बन जाता है और तीनों एक साथ मिलकर एक बंधन बनाते हैं।
एक दिन टॉमी सैंडी से अपने हाई स्कूल समकक्ष डिप्लोमा हासिल करने में मदद करने के लिए कहता है। बाद वाला तुरंत सहमत हो जाता है और इसलिए वे शुरू करते हैं महीनों की कड़ी मेहनत और दृढ़ता के बाद उनकी तैयारी। टॉमी अंततः परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, हालांकि परीक्षा के अंत में वह अपने प्रदर्शन से निराश हो जाता है और अपनी उत्तर पुस्तिका और कूड़ेदान को फेंक देता है। फिर भी एंडी उसे वापस ले लेता है और शिक्षा बोर्ड को भेज देता है। अगले दृश्य में रीड टॉमी से भिड़ जाता है और उसे उसकी लापरवाही के लिए डांटता है और उसे समय और प्रयास की याद दिलाता है।